से डिटेक्ट नहीं कर पाया। और भारतीय स्कैल्प और हैमर और स्पाइस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर न सिर्फ अटैक किया बल्कि उनके विजुअल्स भी कैप्चर किए जो स्पाइस मिसाइल्स में कैद हुए, जिसको हमने दिन भर कल दर्शकों को दिखाया है। रमन, ये चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए सेटबैक या चीन के लिए बड़ा सेटबैक? जी हाँ, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प मिसाइल और इसके साथ साथ में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, स्पाइस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 9 ठिकानों पर 25 मिनट तक कहर बरपाया है। और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें HQ-9 और LY-80 जिसे HQ-16 के नाम से जाना जाता है, उन एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगी और 25 मिनट तक हमारी मिसाइलें जो हैं वो न केवल POK के अंदर बल्कि पाकिस्तान के डीप करीबन 100 किलोमीटर के अंदर तक जाकर उन्होंने मार किया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिला है वो कितना कारगर है, क्योंकि अगर कल की रणनीति जिस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से बनाई गई थी, कई विमान, क्योंकि पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री अपनी जनता को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि करीबन 80 फाइटर जेट जो है वो हवा में मंडरा रहे थे, जिनके माध्यम से 25 मिनट तक जो है ये सभी मिसाइल्स फायर किए गए। और ऐसे में भी अगर एक भी मिसाइल्स का पता जो है वो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं लगा सकती है, तो फिर ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को करना क्या है? कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की जो जनता का जो पैसा है उसको किसी तरीके से बर्बाद किया जाता है, या फिर पाकिस्तान की जो सेना है उसने कहीं ना कहीं चाइना के इस माल को लेकर मोटी कमीशन खाई होगी और दिखाने के लिए, बताने के लिए जनता को कि देखिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह पूरी तरीके से मजबूत है। ये डिफेंस सिस्टम जो है चाइना से खरीद लिया है, जो अब पूरी तरीके से बेकार साबित हो रहा है, क्योंकि अगर 25 मिनट तक 1-2 मिसाइल होती तो माना भी जा सकता है, 25 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं वो फायर की गई हैं। 25 मिनट तक लगातार कहर बरपाते रहे हैं पाकिस्तान और POK के इलाके के अंदर। डीप करीबन 100 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के रेंज के बीच में ये सारी मिसाइल्स फायर किए गए हैं। और HQ-8, HQ-9 हो या फिर HQ-16, ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम जो हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरीके से फेल रहे हैं, एक भी मिसाइल को वो डायरेक्ट नहीं कर पाए। तो अगर ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम के बोते पाकिस्तान भारत को गिरद भभकी देने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसमें हमारे लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस तरीके के और चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान अपने इलाकों में इंस्टॉल करे, ताकि हमें जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। दृष्टि भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान भी है। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त पूरे देश में सब लोग सोच रहे हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और आपके साथ रूबरू होने के लिए और आपके जरिए पूरे देश के साथ रूबरू होने के लिए। व्हाट इज नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए आज पाकिस्तान किस स्थिति में है। आज ऐसी स्थिति में है कि उसको वो अब उसके गले के अंदर हड्डी फंसी हुई है, ना निकली जाती है ना निकाली जाती है। पाकिस्तान आर्मी के जो असलियत है वो दिखाई दी उनको। अभी अभी आपके जो संवाददाता थे उन्होंने कहा कि चीनी वेपन्स जो हैं वो बेकार थे, बिल्कुल सही, बेकार नहीं निकले। तीसरा, उनके पास पानी नहीं है, क्रॉपिंग सीजन आ रहा है, बुआई का समय आ रहा है और पानी उनको चाहिए बोथ कपास के लिए और चावल के लिए। पानी कहाँ है? पानी है नहीं। चनाब में हमने पानी बंद किया है और चनाब पे पानी बंद करने की वजह के रीजन ये निकलता है कि यही चनाब का पानी पाकिस्तान अपने वाटर हेडवर्क से रावी में डालता है, जो आपको मिलती है, पानी पहुंचाता है इन पंजाब एंड देयर आफ्टर। पंजाब में कहाँ? सियालकोट, लाहौर, ये शहर जो है उसके बड़े बड़े सूखे होंगे और सूखे होंगे तो आवाम गुस्सा होगी। पहली बार आपने मेन पाकिस्तान की जो दिल है पंजाब, वहां पे कहर किया है, बहावलपुर, मुरीद के। तो पहली बार पंजाबियों को मालूम पड़ा है कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, तो उनकी वो समस्या आ गई। इकोनॉमिकली जितना मैं बोलूं उतना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी हालत तो वही भिखारी की तरह कटोरा लेके चल रहे हैं, सब जगह कटोरा लेके जब पहुंचते हैं। IMF में 2 दिन बाद उनका कटोरा खुलेगा, लेकिन IMF में हिंदुस्तान ने पहले ही कर रखा है कि हम पैसे ना दें, उनको दरख्वास्त की है। ये ना भूलिए कि IMF का एक डायरेक्टर हमने कुछ ही दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले बदला है, और IMF के बोर्ड की मीटिंग के लिए 100% अटेंडेंस जरूरी है।
तो आपने अपने आप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के लिए। FATF में आप ले जाना चाहते हैं। चाइना इटसेल्फ की हालत खसखसता है, जो उसका बड़ा भाई है अब्बू जान पाकिस्तान का। अब्बू जान की हालत यह है कि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया कई सालों से, कई दिनों से। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनका 40 से 45 साल की उम्र के ज्यादा के लोगों का 50% प्लस है अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे पैसे नहीं है, उनके पास कैपेसिटी है फैक्ट्रीज में, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वहां पे मंदी छाई हुई है। दो बड़ी बड़ी कंपनियां दिवाला घोषित कर लिया उन्होंने अपने आप को। यहां तक कि ट्रेड सैंक्शंस की वजह से उनकी हालत ये हो गई है कि वो हिंदुस्तान के सामने कटोरा लेके आए हैं चीनी कि भाई आप हमारे साथ कुछ समझौता कर लीजिए, हमारे साथ कुछ कर लीजिए। इसी वजह से आप देखिए चाइना का जो रुख था इसमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, वहां पे चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ठीक है सर, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वो बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावे की जो पोल है वो खुल गई है, क्योंकि 5 राफेल गिराने के दावे पर एक्सपोज हो गए इंटरनेशनल मीडिया में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कमाल की बेइज्जती हुई है। इंटरनेशनल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ बेनकाब हो गए। इंटरव्यू में राफेल गिराने का सबूत नहीं दे पाए। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में राफेल गिराने का दावा कर दिया है। अब दुनिया पूछ रही है सबूत कहां है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इंटरनेशनल मीडिया में कमाल की बेइज्जती हुई। उनसे पूछा गया कि भाई आपके पास सबूत क्या है, तो ख्वाजा आसिफ ने छूटते के साथ कहा कि ये सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सबूत बिखरे पड़े हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार सोशल मीडिया के भरोसे चल रही है। और पाकिस्तान जिन फुटेजेस का दावा कर रहा है, जिन फ्लाइट्स का दावा कर रहा है कि जिन फाइटर जेट्स को मार गिराया, वो सारी वीडियोस पुरानी हैं और वो भी वॉर एक्सरसाइज के दरमियान की हैं। और उनके आधार पर यह दावा कर रहा है पाकिस्तान कि उसने राफेल को मार गिराया और फर्जी तस्वीरें एस्केलेट कर रहा है। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. And they have admitted. तो सुना आपने, ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं कि इंडियन सोशल मीडिया पर है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई, सीधे उनके पास चलते हैं। आयुषी, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया देख लीजिए उनका। इंटरनेशनल मीडिया में उनसे सवाल पूछा गया, उनको अगर ये भी कह देते कि वो हमारे पास है, हम इंटरनेशनल फोरम पर उसे पेश करेंगे, वक्त आने पर हम UNSC में दिखा देंगे, हम UN में दिखा देंगे। अगर मैं पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होता तो कम से कम मैं इतनी इज्जत तो बचा ही लेता। मैं कहता कि भी जब वक्त आएगा हम UNSC में वो तमाम सबूत रखेंगे। वो कह रहे हैं आप सोशल मीडिया देख लीजिए। विवेक, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किसी चीज में अगर महारत है तो वो सिर्फ झूठ बोलने में है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेके, विदेश मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेकर यहां तक कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आवाम सिर्फ झूठ के पुलिंदे जो हैं वो पिछले 15 दिनों से बुन रही है। और देखिए जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनसे पूछा जाता है कि आखिर आप राफेल गिराने की बात कर रहे हैं, राफेल को मार गिराने की बात कर रहे हैं, सबूत है आपके पास? क्या आप जब ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तो आपने कुछ क्लिप्स रखे हैं अपने पास? तो वो इंडियन सोशल मीडिया की बात करें, देखिए वो सोशल मीडिया जिसपे 50-50 का जो होता है गारंटी होती है, 50-50 की गारंटी होती है, उस पे पाकिस्तान की पूरी सरकार जो है वो निर्भर कर रही है। और झूठ ऐसा, पहले कहते हैं कि हमारे देश में वो घुस के मारते हैं, लेकिन बात यह है कि हम अपनी सरहद में रह के उनको मारे हैं। दूसरी बात, हमारा राफेल जो है जब उनकी बॉर्डर के अंदर गया ही नहीं तो वो कैसे मार के गिरा है? और इस तरह की जो तमाम बातें हैं, जो झूठ है, पाकिस्तान भारत से किसी चीज में जीते या ना जीते, झूठ बोलने में पाकिस्तान जरूर जीतते नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इंटरनेशनल
प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे। आपको मैं बता दूं, कल रात की ही बात है विवेक, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया सेल की तरफ से लगातार अमृतसर को लेकर झूठ फैलाने की बात कही जा रही थी। मुंबई में जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अमृतसर को हमने ब्लास्ट कर दिया। तो इस तरह की जो तमाम स्ट्रैटेजी है, आयुषी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ जी हैं। मैम, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, ये जो इंडिकेशन नाम को लेकर है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही मैम हमने एक ऑब्जर्वेशन की कि कितना इमेच्योर है, बैठकें करने के बजाय ये सभी नेता इंटरनेशनल मीडिया में एक नरेटिव सेट करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। मतलब इनके लिए अभी भी जो इनका फोकस है, वो फोकस ये है कि मैं इंटरनेशनल मीडिया में जाना है और वहां पर इंटरव्यू देना है, रादर देन मीटिंग करके आगे की रणनीति पर कुछ चर्चा कर ले। बिल्कुल आपने सही कहा। एंड इट इज इनके नॉर्मल प्रैक्टिस है इस टाइप का नैरेटिव बिल्डिंग, और एक पीआर ब्लिट्स कहते हैं ना, उसको लॉन्च करते हैं हमेशा ये। और आई थिंक इनकी माहिरता उसी में है। हम इतने सालों से देख रहे हैं ये कैसे अपना एक प्रोजेक्शन बनाते हैं और अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में। और बिल्कुल उसकी इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसका क्या एक पीस टॉक होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर वो भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और धमकियाँ देने में लगे हुए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में जाके वो एक पीआर क्या कहें, एक ब्लिट्स किया हुआ है इन लोगों ने। तो ये बिल्कुल इनकी पुरानी आदत है और झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं ये लोग। ऑल्सो इफ यू सी, ये जो आपने कहा इसका ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया है, एक ये एक सिंबॉलिक हाई इन सिंबॉलिज्म भी है, क्योंकि जो आतंक हुआ था, जो टेरर किलिंग्स हुई थी पहलगाम में, हमने देखा कि कैसे ओनली मेन वर टारगेटेड। उन्होंने और वाइफ्स के सामने ज्यादातर उनको एक मारा और एक रिलीजन पूछ के। तो एक ये उनका सिंदूर जैसे कहते हैं, हम आपका सिंदूर मिटाने की कोशिश की, आप इसे ऐसा कह सकते हैं मैम? पार्डन? सिंदूर मिटाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए एक ये सिंबलिज्म था कि ऑपरेशन सिंदूर है कि उसकी उनका जो रिस्पेक्ट है और उनका जो सिंदूर रिस्टोर करने के लिए, सिंदूर रिस्टोर तो नहीं कर सकते, बट उसकी जो महत्व है उसको तो आप दिखा सकते हैं। उसकी एक बदला लिया जा रहा है, उसका एक जस्टिस, नॉट बदला बट जस्टिस किया जा रहा है उन सारी विडोज को, जो इस बेदर्दी से और एक बिल्कुल एक गलत रिलीजन बेस्ड उस पर उन्होंने जाके ये किया है। और ये बिल्कुल साफ है, उनके जो रेजिस्टेंस फ्रंट था, कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसके लिए कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बिल्कुल एक लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है, ये बाद में उन्होंने हटा दिया, पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान के सपोर्ट के ये सब हो नहीं सकता। वहाँ की सरकार और वहाँ की जो ISI वगैरह है, उनको ये पुरानी उनकी, ये तो खुद भी बोला उन्होंने टेलीविजन पे भी कि हम लोग टेरर को स्पॉन्सर कर रहे थे US के कहने पे, और दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो वो एडमिट भी करते हैं, बट वो कहते हैं वो पहले था अब नहीं है। बट मेरा मानना है, और हम सबको पता है कि अभी भी चल रहा है और कोई उसको वो खत्म करने वाले नहीं है नहारी, अनलेस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर सब इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको कन्विंस कर पाते हैं, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। ये अलग अलग बैचेस में जाकर अलग अलग बेइज्जती कराकर वापस आ रहे हैं। कल इंटरनेशनल मीडिया में एक और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो कुछ दिन पहले तक भारत को धमका रहे थे, वो भी अपनी बेइज्जती कराकर लौटे हैं। वो भी दावा कर रहे थे कुछ से कुछ कि टेररिज्म का हम शिकार रहे हैं। फिर उनको पूछा गया कि भाई आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने 30 साल जो है वो टेररिज्म को फैलाने में फंडिंग के लिए काम किया। परवेज़ मुशर्रफ ने इस बात को स्वीकार किया। बिलावल भुट्टो की जो मदर रही हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इसके अलावा जो है इमरान खान ने इस बात को स्वीकार किया। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो फिर आप इसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक डोमेन में इंटरव्यू में फोटोज तक भी कही गई कि फोटोज हमारे पास है, जब पूछा गया कि फोटोज दिखा दे तो फिर चुप। बिल्कुल। तो ये अलग अलग बैचेस में जाकर फिर बेइज्जती कराकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट पे इनको बात करनी होती नहीं है, फैक्ट इनके पास होता नहीं, और हमेशा अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। सोनिका हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई। सोनिका, चाइना की रणनीति क्या है? चीन क्या प्लान कर रहा है?
जिस तरीके से ये पूरा हमला पहलगाम में जब हुआ था विवेक, इसके बाद हमने देखा भारत सरकार की तरफ से पहले साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान का कनेक्शन इसमें सामने आ चुका है, पाकिस्तान की तरफ से वो आतंकी आते हैं और हमला करके गए। ये साफ था कि भारत इसका बदला लेगा। इसके बाद से दुनिया भर की नजरें भारत पे इस बात पर टिकी हुई थी कि भारत करने क्या वाला है, भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। और हम देख रहे हैं अब जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, हमला कर दिया गया पाकिस्तान पर, तो चीन की तरफ से एक बयान सामने आता है कि आप संयम बरतें। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि चीन को पाकिस्तान का गॉडफादर कहा जाता है, चीन वहां का गुरु रहा है, मेरा सवाल, सैन्य सहायता दी जाती है, मेरा सवाल सोनिका, और ऐसे में जी सोनिका, मेरा सवाल ये था कि चीन ने जो हथियार पाकिस्तान को दिए वो तो चले नहीं, और चीन पाकिस्तान को अपना परम दोस्त बताता है, दोनों में बहुत अच्छी सांठगांठ, रिश्ता बहुत बढ़िया है। और पाकिस्तान ने जो जांच की बात कही तो उसका भी चीन ने समर्थन किया था। एक तरफ समर्थन करता है, दूसरी तरफ ऐसे हथियार देता है जो काम नहीं करते। तो चीन पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है? वो चाहता क्या है, रणनीति क्या है उसकी? मैं वही आ रही थी विवेक, जिस तरीके से पहले चीन की तरफ से वहां मदद की जाती थी और अब हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी यहाँ पे अपने मिसाइलों को सामने रख दिया, जिसके आगे चीन के जो तमाम सैन्य हथियार थे वो भी काम नहीं कर पाए। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी बातें रखी जा रही थी कि हमारे पास बड़े हथियार है, हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन इन सब बीच अब चीन की जो बयानबाजियां सामने आ रही है, जो चीन की तरफ से बातें सामने आ रही है, वो ये कि आप दोनों आपस में बैठ करके तालमेल बिठा लें, आप दोनों इस संघर्ष को जो आपके बीच चल रहा है उसे खत्म करने की कोशिश करें। चीन यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बयानबाजियां करता नजर आ रहा है क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया है, चीन ने भारत का लोहा मान लिया है कि भारत किस तरीके से अपनी रणनीतियों को आगे बना रखा है। क्योंकि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है भारत दुनिया भर में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ऐसे में भारत को यहाँ पर जिस तरीके से आगे रणनीति बनाते हुए चाइना हथियार जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उनके डिफेंस सिस्टम को यूज ना कर पा रहा। इससे पहले तो यूएस भी बोल चुका है कि हम पाकिस्तान को बेफजूल है अपने वेपन्स देना, डिफेंस सिस्टम देना, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पहलू है पाकिस्तानी एक्सपर्टीज, उसका तो हम जानते हैं, इसीलिए अमेरिका अपने वेपन सिस्टम्स नहीं देता। दूसरा पहलू है चाइना। चाइना के वेपन सिस्टम्स के बारे में जितना बोलें ये मत भूलिएगा, पिछले एक साल की, सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं, चाइना के रॉकेट्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी उनको क्या मिला था? पानी, रॉकेट फ्यूल की जगह। उनके एक न्यूक्लियर सबमरीन बगल में खड़े खड़े डूब गई। उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जॉलिंग, वो कमीशन हुआ, सेलिंग किया और 3 महीने के अंदर डॉकयार्ड के अंदर बैठा हुआ है रिपेयर के लिए। उनके कई जहाज रिपेयर्स में बैठे हुए हैं, चौक्स में दिखाई देते हैं इन सैटेलाइट पिक्चर्स में। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पिछले एक साल में कम से कम 3 बदल चुके हैं और हर बार डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाते हैं और बोला जाता है उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर करप्शन। करप्शन के नाम पे जी जिनपिंग तो अपने इतने ज्यादा जी जिनपिंग अपने परचेस किए जा रहे हैं कि इतने जनरल्स को चेंज कर चुके हैं कि कोई हद और हिसाब नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, होना ही था। तो चाइनीज इक्विपमेंट, चाइना का माल है, आप पता है कि भाई चलते ही नहीं है रात तक, तो ये समस्या तो रहेगी। लेकिन ये मत भूलिएगा चाइना को इटसेल्फ समस्याएं हैं सबसे ज्यादा। उसके सामने पहली बार चाइना के अंदर उनके जो अवाम है, चीनी लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी जिनपिंग के खिलाफ। ये पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। उनको पता है कि चाइनीज ने एक तरह से समझौता किया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, हम आपको अपनी फ्रीडम देंगे, आप हमें इकोनॉमिक फ्रीडम दीजिए। लेकिन वो इकोनॉमिक फ्रीडम भी नहीं हो रही है, जैसे मैंने कहा 50% प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है 40 ईयर्स से ज्यादा का जी। तो चाइना के सामने अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्या जब तक चाइना नहीं रिजॉल्व करता, उसके लिए जरूरी है हिंदुस्तान का हाथ थामना, क्योंकि यूएस ने तो हाथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान जैसे देश के सामने वो कुछ कर नहीं सकता, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। बीआरआई के नाम पे उन्होंने ऐसे देशों को कर्जा दे रखा है। सर, क्या अभी तक जो यूएस का रिस्पॉन्स आया है आपको क्या लगता है सेटिस्फैक्टरी है अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से? बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया है जहां तक हो सके। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहला रिस्पांस देखिए, उन्होंने क्या कहा? ओ हम जानते हैं ये कई दशकों से हो रहा है, ये अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। मार्को रूबियो हो, जो भी है, सब के सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का हक है, सिर्फ एड लास्ट में कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो संयम बरतें, लेकिन पीठ आराम से चुपचाप बोलते थे भैया जो करना है करो, लेकिन खत्म करो जल्दी से।
ठीक है, तो इन ए वे चाहे वो यूएस है चाहे और रशिया ने तो बिल्कुल शरेआम कह दिया पुतिन ने, हम आपके साथ हैं, नो इफ नो बट। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया नो इफ नो बट। तो कौन है पाकिस्तान के साथ आज? कोई नहीं, कोई खड़ा ही नहीं है उनके साथ। तो इसलिए जो है पाकिस्तान के सामने एक ही विकल्प बचता है मेरे हिसाब से कि वो समझौता कर ले। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, सर पॉलिटिकल लीडरशिप फिर भी बाद में है, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं होने देगी। पॉलिटिकल लीडरशिप बिलोंग ही आर्मी एस्टैब्लिशमेंट से करती है, आईएसआई हेडक्वार्टर से करती है, वो तो है ही बिल्कुल। और हमारे साथ पाकिस्तान को जी सुधारने के लिए आर्मी की पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो खत्म करना है, आर्मी की करना है, कहीं उसकी नस तो वहां पे है। लेकिन ये जो चाइनीज हथियार, ये जो जंक फाइटर इन्होंने JF-17 जंक फाइटर, मैं तो जंक फाइटर बोलता हूं इनको, ये जंक उड़ते फिरते चलते फिरते ताबूत हैं, जंक फाइटर JF-17। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, बड़े अरमानों के साथ पुलवामा के बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान में जो लाडले पाकिस्तान के आतंकी मारे गए, जिनके पीछे पूरी सेना खड़ी होती है, जो तस्वीर कल दुनिया ने देखी, तो जब इनके लाडले मारे गए तो पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 एयर डिफेंस खरीदा सर, और HQ-9 को भारतीय सीमा पर तैनात किया। हमने उनको 15 दिन का वक्त दिया कि आपके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है आप सब लगा लीजिए, आपके जितने चाइनीज हथियार हैं आप सब लगा लीजिए, उसके बाद हम आप पर हमला करेंगे और आप नहीं रोक पाएंगे। तो ये सारे चाइनीज हथियार स्कैल्प, हैमर, क्रूज और स्पाइस 2000 मिसाइल के सामने धरे के धरे रह गए सर। तो चाइनीज हथियारों पर भरोसा करके क्या पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी चूक की है? विवेक, देखिए, चाइनीज हथियारों का इसमें उतना बड़ा दोष नहीं है। एक अभिनंदन MiG-21 से F-16 गिरा लेता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू हैव द मैन बिहाइंड द गन मोटिवेटेड, ट्रेन्ड एंड केपेबल। आज की तारीख में जो पाकिस्तान के पास, अब मैं बता रहा हूं विवेक, मैंने देखा है, मैंने बहुत बॉर्डर पर नौकरी करी है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन उस एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलाने वाला कोई नहीं है। उनकी ट्रेनिंग में गड़बड़ है। उनकी ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो बाजार में सब्जियां बेच रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी राजनीति कर रही है, डिप्लोमेसी कर रही है। तो ये मैं बता रहा हूं कि क्या होता है कि हथियार कमजोर भी है, लेकिन अगर उस हथियार के पीछे उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति तेज है, ठीक है, तो वो MiG-21 बाइसन से F-16 गिरा सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो सुनिए विवेक, दूसरी बात यह है कि जब कोई दूसरे देश से सामान आता है, आपको उसके ऊपर आप इन पिछले 15 दिनों में उसने AD का सिस्टम ला करके आपको दे दिया, आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, आपको उसको प्रयोग में लाना सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हालांकि हो सकता है कि उनका इक्विपमेंट भी थोड़ा खराब हो, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी इक्विपमेंट को खराब डायरेक्टली नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए। चाइनीज इक्विपमेंट खराब हो सकता है, लेकिन हमें उसको वी नीड टू ग्रांट इट्स कैपेबिलिटी, लेकिन उस कैपेबिलिटी को ग्रांट करने के बाद हमको अपने रिएक्शंस को तैयार रखना चाहिए। हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो एयरफोर्स और आर्मी के जिन लोगों ने इस मिसाइल अटैक को उसमें अंजाम दिया है, वो लोग बहुत बेहतरीन हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत शानदार है। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किए बगैर हमने एज डीप एज बहावलपुर हम लोगों ने स्ट्राइक करके और टेरर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से आघात पहुंचाया है, और कई सारे टेररिस्ट उसमें मारे गए हैं। देखिए, अब जहां तक सवाल पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है वो मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा है। देखिए, तुर्की का अपना एक अलग एजेंडा है। एक बार उन्होंने, इफ यू रिकलेक्ट, पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक नया एक्सेस बनाने की कोशिश करी थी, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, और वो एक OIC का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट या OIC का की जगह वो दादा बनना चाहते थे इस्लामिक वर्ल्ड के। वो मलेशियन प्रेसिडेंट की उसके जाने के बाद से वो कहीं ना कहीं बैक सीट में आ गया है। लेकिन जो तुर्की की आंतरिक इच्छा है टू बिकम द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड,
वो अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। और यही वजह है कि तुर्की के जो रिलेशंस हैं वो सऊदी से और ईरान से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह यही है कि वो उनको रिप्लेस करके और खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का। और इसी वजह से आज तुर्की बेशर्त बिना शर्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार खड़ा है। और उन्होंने, तुर्की का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि जो लोग जिन्होंने जान दी है इस भारत के हमले में वो सब शहीद हैं। और शहीदों ये तुर्की और चीन का जो कार्यक्रम है सर, ये वही है जैसा, जी मैं समझ गया सर, आपकी बात से सहमत हूं मैं। ये तुर्की और चीन का जो कार्यक्रम है वैसे ही कि पाकिस्तान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब पाकिस्तान आगे बढ़ गया तो पीछे से दोनों गायब हो लिए। ये ऐसे ही सिचुएशन में पाकिस्तान को फंसाकर दोनों साफ हो लिए हैं। और आपने कहा कि चाइनीज इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा गलती नहीं है सर, लेकिन अगर स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में किसी टारगेट को हिट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो फिर वो रेडार की पकड़ में आया, HQ-9 डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आया? लो फ्लाई की वजह से जिन लोगों को वो रडार देखना था वो सो रहे थे। जिन लोगों को उसके ऊपर उसकी काबिलियत देखिए, नॉट ओनली दैट रडार, उनके पास बहुत इक्विपमेंट है एयर डिफेंस का, और वो भी ऐसी हालत में कि पिछले 15 दिनों से उनकी आर्मी मोबिलाइज्ड है। उनके डिवीजन, मैं वही कह रहा हूं, गुजरांवाला आर्मी हाई अलर्ट पर थी। आर्मी कैसे सो सकती है सर? एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर आउट ऑफ देयर बैरक्स इन शकरगढ़ बल्ज। उनके 2 डिविजन्स की एक्सरसाइज चल रही है, और जहां वो एक्सरसाइज चल रही है एग्जैक्टली वही मुरीद के है। और वहां जाकर के आपने उसको, उनके ऊपर इतनी इंप्यूनिटी के साथ आपके हथियारों ने उनको फायर कर दिया उनको। और बहावलपुर में तो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है पाकिस्तान का। बहावलपुर में पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कैंटोनमेंट एरिया इन पाकिस्तान। 31 कोर का हेडक्वार्टर्स है। उसके अलावा और बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर में है। बहावलपुर कैंट पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंट्स में से एक है, और उस कैंट के बिल्कुल सेंटर से 2 किलोमीटर दूर वो मौलाना मसूद अजहर का जो पूरा था वो वहां पर मौजूद था, और उसको वहां जाकर के स्ट्राइक करना, पिन पॉइंट 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयड। लेकिन पहले तो सर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के कमेंट आ रहे थे वो तो इतनी एक्यूरेसी बता रहे थे कि जी टाइमिंग तक दे रहे थे 24 घंटे 36 घंटे। एंड फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से सर, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि डिसेप्शन जो है वो क्रिएट किया गया कि पूरे देश भर के अंदर मॉक ड्रिल्स होंगी, और मतलब वो डिसेप्शन बहुत जरूरी था पाक आर्मी के लिए कि देखिए आप थोड़े ठंडे बैठिए, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी तो मॉक ड्रिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई इस प्रकार का किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे जरूरी चीज सरप्राइज एंड डिसेप्शन होता है। अगर आपका डिसेप्शन ठीक है, अगर आप, क्योंकि किसके पास क्या है वो सबको पता है, कैसे वो लड़ेंगे वो भी सबको पता है। आज हमें पता है पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो कहां से करेगा, कौन से ट्रुप्स आएंगे, 12 कोर कहां से आएगी, 11 कोर कहां से आएगी, वगैरह 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 सब मालूम है। लेकिन ये नहीं पता कि वो कब, कहां, कैसे, किस कंपोनेंट के साथ स्ट्राइक करेंगे। तो अगर आप वो डिसेप्शन उस समय तक बना सकते हैं जब तक आप स्ट्राइक करते हैं। अब सबको मालूम है कि कहां क्या होगा, लेकिन कहां स्ट्राइक होगी, कैसे होगी, उसको हमने पूरी तरह से गुप्त रखने में सफलता पाई अपने डिसेप्शन प्लान की वजह से। कल मैंने बताया था आप लोगों को, आपके दर्शकों को, कि कैसे हमने अपनी मॉक ड्रिल्स को उसमें शामिल किया, कैसे हमने अपनी